क्या आपने कभी सोचा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत में एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जो बंदूक के दम पर सरकार को झुकाना चाहता है। चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग को अपना आदर्श मानने वाले ये लोग आज भी अपने ही देश में अपनों के खून के प्यासे हैं। देश के एक छोटे से गांव से फैला यह आंदोलन भारत के कई राज्यों के लिए नरक का दरवाजा बन गया है, जिन्होंने अपनी बातें मनवाने के लिए बंदूक और हिंसा का सहारा लिया। तारीख 25 मई 1967 पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में कुछ किसान और जमींदारों के बीच में खेती को लेकर लड़ाई होती है और इतना हिंसक रूप ले लेती है कि जमींदार वर्ग द्वारा 11 किसानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और यहीं से उदय होता है नक्सलवाद का, एक ऐसे आंदोलन की चिंगारी का जिसने देखते ही देखते भारत के कई राज्यों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। नक्सल शब्द वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी से लिया गया था। 11 किसानों की मौत के बाद चारू मजूमदार और कानू सान्याल, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, ने सत्ता और सरकार के खिलाफ एक हिंसक और सशक्त आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसे नाम दिया गया नक्सलवाद। ये लोग चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बहुत बड़े प्रशंसक थे। माओ का मानना था कि क्रांति बंदूक की नली से जन्म लेती है, इसलिए नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाने लगा था। ये लोग लेनिन और मार्क्स के सिद्धांतों को मानने वाले थे, इसलिए इन्होंने अपने हक और बातों को मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लिया था। सन 1969 में चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने भूमि अधिग्रहण को लेकर पूरे देश में एक व्यापक आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इनका कहना था कि जमीन उसी की है जो वहाँ खेती कर रहा है। इनका टारगेट सीधा जमींदार वर्ग था। ये चाहते थे कि सरकार भूमि का अधिग्रहण कर उसे आम किसानों को दे दे, और उस समय इन्होंने आंदोलन को इतना प्रभावी और व्यापक बना दिया था कि इसका सीधा असर देखने को मिला था कि कांग्रेस सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था और पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की ज्योति बसु मुख्यमंत्री बनी। ये जो चारू मजूमदार था, इसका मानना था कि सरकार की नीतियों के कारण मजदूर वर्ग और आम किसानों की दुर्दशा खराब हुई है, क्योंकि सरकार की सारी नीतियां उच्च वर्ग को सीधा फायदा पहुंचा रही है। इसी वजह से इस उच्च वर्ग का खेती और अन्य चीजों पर दबदबा है और सरकार की नीतियों को हथियार और हिंसक आंदोलन के दम पर खत्म किया जा सकता है या फिर झुकाया जा सकता है। और हाँ, ये जो दो लोग हैं, कानू सान्याल और चारू मजूमदार, जो कि भारत में नक्सलवाद के जनक माने जाते हैं, दोनों के विचार आंदोलन को लेकर बिल्कुल अलग अलग थे। एक और चारू मजूमदार, जिसका मानना था कि दुश्मन को मारने के नाम पर व्यक्तियों को मारने पे जोर देना था, यानी सीधा जो भी इस आंदोलन के बीच में आता है उसे दुश्मन मानकर उसकी हत्या करवा देना। और दूसरी ओर जो एक कानू सान्याल था, उसका मानना था कि आंदोलन कर किसानों को भूमि दिलाने पर जोर देना था। सान्याल सभी मजदूर वर्ग और आम किसानों को एक व्यापक स्तर पर आंदोलन कर सरकार और उसकी नीतियों को बदलने पर जोर देता था, जबकि मजूमदार का मानना था कि इतनी भीड़ इकट्ठी करने की जगह हथियारबंद कुछ लोगों के समूह के साथ हिंसक आंदोलन से सरकार को झुकाया जा सकता है। एक और सान्याल है जो भीड़ इकट्ठी करने पर जोर देता था, एक मजूमदार था जो कुछ लोगों के साथ हिंसा करने पर जोर देता था, और इन्हीं दो विचारों के मिश्रित परिणाम देखने को मिले। नक्सलियों का समूह कान्याल के प्रयासों से अधिक संख्या में जुड़ता गया और मजूमदार के नक्शे कदम पर हिंसक होता गया। नक्सलवाद, जो कि एक आम किसान और मजदूर वर्ग के हक की लड़ाई से शुरू हुआ था, जिस आंदोलन की नींव आम किसान को उच्च जमींदार वर्ग की प्रताड़ना से मुक्त करवाने सरकार की नीतियों को किसान वर्ग के हितों में लाने के लिए की गई थी, समय के साथ साथ अलग रूप लेने लग गया था। अब यह नक्सलवाद किसानों के हक की लड़ाई से हटकर क्षेत्रवाद और जातीय हिंसा का जो रूप ले चुका था, और जब यह आंदोलन बिहार पहुंचा तो ये पूरी तरह से अलग हो चुका था। अब ये भूमि की लड़ाई न रहकर एक जातीय लड़ाई बन चुकी थी। यहाँ से नक्सलवाद का एक अलग और पहले से भी ज्यादा हिंसक चेहरा देखने को मिला। यूं तो नक्सलवाद से देश के कई राज्य प्रभावित है, पर इसका सबसे ज्यादा हिंसक प्रभाव बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। अब मैं आपको बारी से बताऊंगा कि इन राज्यों में नक्सलवाद ने अपनी जड़ें कैसे जमाई और यहाँ इसका क्या असर देखने को मिला। सबसे पहले बात करते हैं नक्सलवाद और बिहार राज्य की। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार भारत का पहला राज्य है जहाँ पर सबसे पहले भूमि सुधार कानून लाया गया था, पर फिर भी वहाँ सैकड़ों ऐसे आदमी हैं जिनके पास हजारों एकड़ में जमीनें हैं। ऊंच नीच, वर्गीय भेदभाव, जातीयता के रंगों से सरोबार बिहार में आज भी लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। नक्सलवाद सबसे पहले बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी कस्बे से शुरू हुआ था। नक्सलवाद तो यहाँ भी किसान और जमींदार वर्ग के संघर्ष से शुरू हुआ था, पर यहाँ इसने जातीय रूप ले लिया था। यह आंदोलन राह भटककर जातीय हिंसा पर उतर आया था। नक्सलियों द्वारा कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। रातों रात कई सामंत वर्ग के गांव मौत के घाट उतार दिए थे नक्सलवादियों के द्वारा। नक्सलवाद अपनी हिंसा के चरम पर था। इसका ऐसा भयानक चेहरा बंगाल में भी देखने को नहीं मिला था।
पर यहाँ पर खेल कुछ अलग था। यहाँ इन्हें रोकने के लिए पुलिस या सेना से पहले वहाँ के लोकल जमींदार लोग थे। नक्सलियों के हमलों के प्रत्युत्तर में अनेक भूपतियों द्वारा अपनी खुद की सेनाएं बना ली गई थी। 4000 से ज्यादा नक्सली घटनाएं हो चुकी है, जिसमें हजारों नहीं लाखों लोगों की मौतें हो चुकी है, जैसे रणवीर सेना, कुंवर सेना, किसान संघ, लोरिक सेना और भूमि सेना। और फिर खेल शुरू हुआ बिहार में खूनी होली का, एक ऐसा खेल जिसने बिहार के इतिहास को बदल के रख दिया। बात करें अकेले बिहार में अब तक 4000 से ज्यादा नक्सली घटनाएं हो चुकी है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर नक्सलवाद इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण पहुंचा था। यहाँ पर भी भूमि, किसान और सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन को नक्सलियों द्वारा चलाया गया। पर यहाँ पर जंगल और आदिवासी गरीब तबके को निशाना बनाया गया, यानी गरीब आदिवासियों के हाथ में बंदूकें थमा दी गई और जंगल और जमीन के आड़ में कई हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें कई आम नागरिक और पुलिस अधिकारी और जवानों की हत्याएं की गई। बात करें झारखंड की, तो सन 2000 में बिहार राज्य से अलग होकर देश का 28वां राज्य बना था। तो यहाँ इसका प्रभाव पहले से ही था, पर बिहार से अलग होने के साथ साथ झारखंड के हिस्से में वन और खनिज के भंडार रहे थे और नक्सलवादियों को यहाँ पैसा जुटाने का बड़ा मौका लगा और जंगल और खनिज से भरे पहाड़ी इलाकों पर नक्सलियों ने कब्जा कर लिया और आदिवासियों के हाथों में बंदूकें थमा दी। इसे एक जंगल बचाओ आंदोलन के रूप दे दिया गया, जिसमें आए दिन पुलिस फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होती है और कई हिंसक घटनाएं होती है। वर्तमान में सरकार द्वारा नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। फोर्स और नक्सलियों के बीच आए दिन मुठभेड़ होती रहती है, यानी नक्सलियों का टारगेट अब सीधा सरकार है। अब मैं बात करूं प्रमुख नक्सली घटनाओं की। साल 2009 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सल हमले में 15 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। 2010 में नक्सलवादियों ने कोलकाता मुंबई ट्रेन में 150 यात्रियों की हत्याएं कर दी थी। 2010 में वेस्ट बंगाल के जो सेना का सिलदा कैंप था, वहां पर घुसकर नक्सलियों ने 24 जवानों की हत्याएं कर दी थी। 2011 में दंतेवाड़ा में 76 जवानों पर कायराना हमला कर हत्या कर दी गई थी। 2021 में बीजापुर में 23 जवानों पर हमला कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी नक्सलवादियों के द्वारा। ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें नक्सलवाद का भयानक चेहरा देखने को मिलता है। नक्सलवाद ने आंदोलन से आतंकवाद की राग पकड़ ली थी। ऑपरेशन ग्रीन हंट, जिसमें राज्य पुलिस, सेना और अर्धसेना द्वारा 2009 में चलाया गया था, जिसमें नक्सल प्रभावित राज्यों में कई नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया। साल 2017 में सरकार द्वारा सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन चलाया गया था। सरकार के इन प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्र धीरे धीरे कम होते गए। पहले ये 18,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जो अब घट के 4,200 वर्ग किलोमीटर में रह गया। हाल ही में सरकार ने ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। इस लाल आतंक ने हमारे हजारों जवानों की जान ली है, करोड़ों लोगों के सपनों को कुचला है। याद रखें, बंदूकें खून बहा सकती है, बदलाव कभी नहीं ला सकती है। थैंक यू।